हेलो नमस्कार दोस्तों, एक इंफॉर्मेटिव सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं। ये जो वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, इसमें हम बात करेंगे पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। आप कहेंगे कि कहां पे पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया है, तो मैं कहूंगा जो 2023 की हम बात करते हैं, 2023 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3 नए कानून को बनाया गया है। वो 3 नए कानून कौन कौन से हैं साथियों? तो जो पहला हमारा कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से बनाया गया है, जो कि रिपील किया गया है हमारे सीआरपीसी को, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ करता था 1973 का, उसको रिपील करके बनाया गया है, जिसको हम शॉर्टकट में BNSS के नाम से हम लोग जानते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दूसरा जो हमारा लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साथियों, वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि रिपील करके बनाया गया है, हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करके बनाया गया है। साथ ही साथ जो तीसरा एक्ट बनाया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साथियों, वो है भारतीय न्याय संहिता, जो कि रिपील किया गया है इंडियन पेनल कोड 1860 को। इसको रिपील करके ये तीनों के तीनों नए कानून बना दिए गए हैं। अब इसी तीनों कानून को हम कंसीडर करते हुए जो हमारा 2023 में नया कानून बनाया गया है, उसमें पहली बार, जी हां साथियों, आप सही सुन रहे हैं, पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और साथ ही साथ परिभाषित करके उसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। किस तरह से कड़ी सजा दिया जाएगा, कौन सा कड़ा सजा दिया जाएगा, क्या क्या प्रोविजंस दे रखा है, किस सेक्शन में हमको ये प्रोवाइड कर रखा है, हम इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये आज ही के पेपर में आया था। मुझे लगा कि आप लॉ फ्रेटर्निटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होगा कि किस तरह से आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। पहले कभी आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया है, इंटरनेशनल लेवल पे भी आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया है। लेकिन आप सभी लोगों को जानकर के ये खुशी होगी कि जो 2023 में हमारे पास 3 कानून बनाए गए हैं, इन तीनों कानून को देख करके हमें पता चलता है कि हाँ, आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। आइए हम डिटेल में इसके एक एक प्रोविजंस को यहाँ पे देखने का काम करते हैं कि क्या परिभाषित किया गया है। तो आप देख रहे हैं हेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो हेडिंग में ही लिखा है कि पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया। किसको परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो पहली बार ही अगर किसी को परिभाषित हम करने की बात करते हैं तो आतंकवाद, आतंकवाद क्या होता है, किसको हम आतंकवाद कहते हैं, कौन सा आतंकवाद की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो पहली बार इसको परिभाषित कर दिया गया है। नए कानून का ये असर है, ये पुराने कानून का असर नहीं है। जो हमारा पुराना कानून था सीआरपीसी था, जो हमारा पुराना कानून था लॉर्ड मैकाले साहब का इंडियन पेनल कोड था, और जेम्स बॉन्ड साहब, जेम्स स्टेफन साहब का जो था इंडियन एविडेंस एक्ट था, इन तीनों लोगों के कानूनों को रिपील कर दिया गया, रिपील करके नया कानून बना दिया गया। और ये नया कानून इतना कड़ा है, इतना सख्त है कि इसी के बारे में हम यहाँ पे आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर। जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों को पता है कि सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है। इस समय की जो सरकार है बहुत ही प्रतिबद्ध है, किसको लेकर के? आतंकवाद को लेकर के। और जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति चल रही है, उसी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इसको परिभाषित करने का काम किया गया है। आप देखिए, कर है जीरो टॉलरेंस नीति का असर औपनिवेशिक कानूनों की जगह लेने वाले कानूनों में भी दिखा है। जो कानून हमारे पास बने हैं, इस कानून में हमको ये चीज देखने के लिए मिला है कि किसी भी प्रकार का कोई भी टॉलरेंस नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अगर आप इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ये जो परिभाषा दिया गया है इसके अंतर्गत आप फॉल करते हैं, तो आपको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और उसी कड़ी से कड़ी सजा के बारे में हम यहाँ पे आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, जो कि हमारे इंडियन पेनल कोड का जगह अब कौन ले रहा है? तो हमारे इंडियन पेनल कोड का जगह लेने के लिए भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। सबसे पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है लॉर्ड मैकाले साहब। लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा भी आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन 2023 का ये कानून है और 2023 के कानून में आतंकवाद शब्द को परिभाषित किया गया है। इसीलिए मैं इस पे बार बार जोर दे करके कह रहा हूं कि आतंकवाद शब्द को परिभाषित किया गया है। भारत की एकता,
वही भारत की एकता जो हम भारत के संविधान में देखते हैं और भारत के संविधान के प्रस्तावना में देखते हैं, एकता देखते हैं, अखंडता देखते हैं, साथ ही साथ हम वहां पे संप्रभुता देखते हैं। वही एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात भी यहां पे की जा रही है हमारे आईपीसी में। जो नया आईपीसी हमारा बना है, नया आईपीसी जो हमारा बना है भारतीय न्याय संहिता के नाम से, इसमें यह चीज हमको देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है कि चोट पहुंचाने का प्रयास के साथ देश को आर्थिक रूप से अस्थिर करने का प्रयास भी आतंकी कृत्य में शामिल है। अगर किसी भी प्रकार से देश की एकता को, अखंडता को, संप्रभुता को या फिर उसके किसी भी प्रकार से आर्थिक अगर आप चोट पहुंचाते हैं तो इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? तो इसको आतंकी कृत्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितना कठोर कानून इस बार का बनाया गया है। अगर आप किसके किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है, हमारे संविधान के प्रस्तावना को पहले आप देखिए और प्रस्तावना को देख करके आप समझने का प्रयास करिए कि जो हमारी एकता है, अखंडता है, संप्रभुता है और आर्थिकी है, अगर इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आप किसके अंतर्गत आ रहे हैं? आप आतंकवाद में आ रहे हैं। यही आतंकवाद को इस बार परिभाषित किया गया है, आतंकी कृत्य में आपको शामिल माना जाएगा। इन कानूनों से जुड़े विधेयकों पर संसद के दोनों सदनों में अमित शाह ने साफ कर दिया कि आतंकवाद को परिभाषित करने और भारतीय न्याय संहिता में इसे कवर करने से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। अगर इस प्रकार के आप कृत्य कर रहे हैं किसी के, अगर हम देखते हैं देश की अखंडता देखते हैं, एकता देखते हैं और संप्रभुता देखते हैं और आर्थिकी देखते हैं, अगर इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आपको इसकी परिभाषा के अंतर्गत माना जाएगा। कर आतंकवाद के खिलाफ जिस मौजूदा ने कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यूएपीए, एक कानून हम लोगों के पास आया था यूएपीए, उसी कानून की बात कर रहा है। यूएपीए में कार्यवाही की जाती है, उसमें इसे परिभाषित नहीं किया गया है, उसके अंतर्गत भी आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया है। यूएपीए के अंतर्गत कार्यवाही तो की जाती है लेकिन आतंकवाद को वहां पे भी ऐसा सच परिभाषित करने का काम नहीं किया गया है। साथ ही साथ कह रहा है यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र भी अभी तक आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र की हम बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा संगठन है, 193 देशों का संगठन है और वो 193 देशों का संगठन अभी तक आतंकवाद को परिभाषित नहीं कर सका। लेकिन हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की। इसी भारतीय न्याय संहिता 2023 में आतंकवाद शब्द को परिभाषित भी किया गया। यहां पे साफ साफ लिखा है यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र भी अभी तक आतंकवाद को सर्वमान्य रूप से परिभाषित नहीं कर पाया है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, आज ही के पेपर में दिया है, इसको परिभाषित अभी तक संयुक्त राष्ट्र ने नहीं किया लेकिन भारतीय न्याय संहिता में इसको परिभाषित कर दिया गया और भारत लंबे समय से इसे परिभाषित करने की मांग कर रहा है ताकि किसी भी तरह से आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में एक समान कार्यवाही सुनिश्चित हो। एक समान कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है? भारत ने पहला पहल किया है, भारत ने पहला कदम उठाया है कि हम क्या करेंगे, हम आतंकवाद को परिभाषित करेंगे। ये अगर शामिल हो रहे हैं तो हम मानेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप आतंकवाद फैला रहे हैं। और भारत की प्रस्तावना के साथ अगर हम देखते हैं, अगर हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना को देखते हैं तो भारत की प्रस्तावना के पूरे प्रियम्बल को यहां पे देखने का काम किया गया है। आप प्रियम्बल को देखेंगे, प्रियम्बल हमारा दर्शन है, उसी दर्शन को देख करके आतंकवाद को परिभाषित करने का काम किया गया है। कहीं ना कहीं पावर हम संविधान से ही ले रहे हैं और वो सारी की सारी झलक हमको यहां पे देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ कर रहा है आतंकवाद के सभी स्वरूपों को व्यापक रूप से परिभाषित कर भारत ने संयुक्त राष्ट्र को भी दिशा दिखाने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अपना डंका बजाने का काम किया है। किसने किया है? तो भारत ने किया है। क्या बना करके? 2023 में नया कानून बना करके, और कानून का क्या नाम है? तो कानून का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। यही बना करके पूरे दुनिया में अपना डंका बजवाना चाहता है भारत। कह रहा है आतंकवाद में आजीवन कारावास। अब देखिए आतंकवाद में यहां पे जहां पे मैं आपके लिए कलर चेंज कर रहा हूं, और कलर चेंज करने का मतलब यहां पर देखिए, कह रहा है आतंकवाद में आजीवन कारावास और मृत्यु तक का प्रावधान है। अब आप देख सकते हैं कि आजीवन कारावास तो ठीक है, अब मृत्यु दंड भी आपको दिया जा सकता है, मृत्यु तक का भी प्रावधान है। इसमें कड़े कानून के दुरुपयोग का
रोकने का भी इंतजाम है। अगर मान लीजिए कि कोई आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो उस दुरुपयोग को रोकने का भी इसमें क्या किया गया है, ठीक ठाक प्राविधान किया गया है, जो नया कानून आप लोगों के लिए बना करके दिया जा रहा है। तो सिर्फ हमारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही ये नहीं है, सिर्फ हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए ही नहीं है, बल्कि जो हमारे पुलिस के हिस्से हैं, जो पुलिस प्रशासन है, उनके लिए भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि क्या आतंकवाद होता है, आतंकवाद की परिभाषा के अंतर्गत अब किस किस को शामिल कर दिया गया। हमारे पुलिस भाई साहब अब पुराने ढर्रे पे नहीं चलेंगे, अब उन्हें कैसे चलना पड़ेगा, अब उन्हें इसी का पालन करना पड़ेगा और इसी के अनुसार उन्हें हर एक चीज को देखना पड़ेगा, अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब समय आ गया है, समय आ गया है परिवर्तन का, और परिवर्तन हमें दिखने लगा कर है, या उससे उच्च स्तर के अधिकारी ही तय करेंगे कि आतंकवादी कृत्य में यूएपीए का भारतीय न्याय संहिता में से किस कानून में एफआईआर दर्ज हो। सबसे तो पहले हमें यह भी पता होना चाहिए, ये पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बातें बता रहा हूं, क्योंकि जब चीजें चेंजेस होती हैं, जब चीजें बदलती हैं, तो सभी लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ने की, कहीं ना कहीं समझने की, जानकारी लेने की आवश्यकता पड़ती है। और यहां पे मैं आपको इंफॉर्मेशन ही शेयर कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कि नया कानून आ गया और आप पुराने तरीके से एफआईआर की लॉजिंग कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं आप अपने एंड पे किसी ना किसी तरह से आप गलती कर रहे हैं, और आपको गलती क्षम्य नहीं होता है। अगर हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ में गलती को क्षम्य नहीं किया जाता है। इसीलिए मैं बार बार यहां पे फोकस कर रहा हूं कि पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और साथ ही साथ कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसीलिए मैं बता रहा हूं अपने पुलिस महकमे को भी कि कम से कम वो देख ले कि किस तरह से अगर इसमें मामला आता है तो किस तरह से एफआईआर की लॉजिंग वो करेंगे। साथ ही साथ कह रहा है आतंकवाद के खिलाफ विशेष यूएपीए कानून के होते हुए आपराधिक कानून में इसे शामिल किए जाने की विपक्षी की आपत्ति का जवाब देते हुए अमित शाह ने साफ किया था कि कई मामलों में आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस यूएपीए के तहत केस दर्ज करने के बजाय सामान्य आईपीसी कानून के तहत केस दर्ज कर लेती थी। लोगों को बचाने का काम किया करते थे। कौन बचाने का काम किया करते थे? वो सरकार की बात है, सरकार अपना पक्ष और विपक्ष रख रही है। हमें सरकार पे नहीं जाना है, हमें कानून पे जाना है, कानून को देखना है कि कानून क्या कह रहा था। पुराना कानून क्या था, आईपीसी 1860 हमारा क्या कह रहा था, उसमें क्या क्या प्रोविजंस दे रखे थे, और साथ ही साथ जो हमारे पास नया कानून हमको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है। हमको चलना किसके रास्ते पे है? तो हमें चलना इसी नए कानून के रास्ते पे। अब हमें पुराने रास्ते पे चलने की आदत छोड़नी पड़ेगी, अब हमें आना पड़ेगा इसी नए सड़क पे, और इसी नए सड़क पे ही हमें देखना पड़ेगा कि सड़क हमें कहां ले जाता है। कह रहा है इससे आतंकवाद के आरोपी कड़ी सजा से बच जाते थे। पहले क्या हुआ करता था, पहले यूएपीए के अंतर्गत केस नहीं रजिस्टर किया जाता था, केस नहीं रजिस्टर किया जाता था, उनको रजिस्टर भी किया जाता तो कहां पे किया जाता था, तो सीधे ले जा करके आईपीसी में किसी धारा के अंतर्गत रजिस्टर किया जाता था, और रजिस्टर करके उनको बचाने का काम किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा, अब किसी की भी साठ गांठ यहां पे चलने वाली नहीं है। भारतीय न्याय संहिता में इसे शामिल करने के बाद उनका विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है या इसकी आशंका है, या अच्छा यहां से देखिए, भारतीय न्याय संहिता में इसे शामिल करने के बाद उनका बचाव संभव नहीं होगा। जो नया हमारे पास कानून बना है उसमें किसी भी प्रकार से अब इनका बचाव संभव नहीं है। अगर वो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत फॉल कर रहे हैं, अगर वो एकता, अखंडता, संप्रभुता और अर्थ की किसी भी प्रकार से अगर उसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से उस पर हमला करने का काम कर रहे हैं, तो आतंकवाद के परिभाषा के अंतर्गत उनको शामिल किया जाएगा। और कौन सा ऐसा लॉ है जो कि इनको शामिल कराने के लिए कर रहा है, तो हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 का है। इसी एक्ट के अंतर्गत इनको शामिल यहां पे किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए, अब इनको बचने का बिल्कुल भी मौका यहां पे नहीं दिया जाएगा। इसमें आतंकी अपराधों की श्रृंखला भी शामिल है, और इसमें सार्वजनिक सुविधाएं या निजी संपत्ति को नष्ट करना भी अपराध माना जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी निजी संपत्ति को भी अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो उसको भी अपराध के अंतर्गत माना जाएगा। अब यहां पर देखिए लिख रहा है आतंकवाद की परिभाषा। क्या होती है आतंकवाद की परिभाषा, हम किसे कहते हैं आतंकवाद की परिभाषा, उस आतंकवाद की परिभाषा में क्या आता है, आइए देखते हैं कि आतंकवाद की परिभाषा क्या होती है। यहां पर देखिए कह रहा है, सबसे पहले पेन हम ले लेते हैं एक बढ़िया, कह रहा है भारतीय न्याय संहिता की धारा 113। अब धारा की हम बात करते हैं, डायरेक्ट हम सेक्शन में कूद गए।
किसके सेक्शन में कूद गए? तो जो हमारा नया कानून बना है, जो हमारा नया कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, हम इसके पास चले गए और ये अब हमें बता रहा है कि इसकी धारा 113, भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकवाद की व्यापक परिभाषा दी गई है। अब जब हम धारा 113 की बात करेंगे, धारा 113 पे चर्चा करेंगे, तब हमें जान करके ये खुशी होगी कि किस प्रकार के अपराध के बारे में हमें बताया गया है, क्या होता है अपराध, क्या होता है आतंकवाद, और आतंकवाद में किस प्रकार की सजा का प्रावधान धारा 113 के अंतर्गत किया गया है। आज से ये धारा आप सभी लोग गांठ बांध लीजिएगा। किसके लिए? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कह रहा है, आतंकवाद की परिभाषा दी गई है जो कहती है कि कोई भी भारत की एकता, यह शब्द जरूर याद रखिएगा। कौन से शब्द की हम बात कर रहे हैं? एकता की हम बात कर रहे हैं, अखंडता की बात कर रहे हैं, और संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालकर या भारत या किसी अन्य देश के लोगों या किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने के इरादे से या आतंक फैलाने का कोई कार्य करता है। यहां पे इस प्रकार की अगर आप चीजों को कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप आतंक फैला रहे हैं और आपको इसका कड़ा का कड़ा सजा, आपको कड़ी से कड़ी सजा इसका मिलेगा भी। साथ ही साथ कर रहा है, 2 क्लासेस में इसको बांटा गया है। क वाले में कर रहा है, अब देखिए यहां पे एक एक चीजों को क्लेरिफाई कर रहा है कि हाँ इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। बम, डायनामाइट, बम कहिए या फिर डायनामाइट कहिए। साथ ही साथ यहां पे लिखा है या बम हो सकता है, डायनामाइट हो सकता है, या और अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या अग्नियोस्त्रो, मीन्स की आग के द्वारा आप किसी भी प्रकार का अगर वहां पे न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या अन्य घातक हथियारों या जहरीली या हानिकारक गैसों या अन्य रसायनों या किसी अन्य पदार्थ, चाहे जैविक, रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्य का उपयोग करने या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसके अंतर्गत ये माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं? आप आतंकवाद फैला रहे हैं, और इसके कड़ी से कड़ी सजा आपको इसी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दिया जाएगा। पहली बात यहां पे कर रहा है, देखिए 5 ठो अलग अलग यहां पे समझाने का काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या क्या है? किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है या होने की आशंका है, पहली बात यहां पे कह दिया। दूसरी बात कर रहा है, संपत्ति की हानि, क्षति या विनाश होता है या होने की आशंका है, उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तीसरी बात कर रहा है, भारत या विदेश में किसी समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य आपूर्ति या सेवाओं में विघ्न होता है या होने की आशंका है। यहां पे आशंका को भी रखने का काम किया गया है। किसके अंतर्गत? तो आतंकवाद को जब परिभाषित किया जा रहा है इसी के अंतर्गत इसकी क्या क्या परिभाषा दी है। चौथा कहा जा रहा है, कह रहा है कि जाली भारतीय कागजी मुद्रा या सिक्के के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन के माध्यम से भारत की आर्थिकी स्थिति को नुकसान पहुंचाना है या नुकसान पहुंचाने की आशंका है, तो भी यह माना जाएगा कि आप किसके अंतर्गत फॉल कर रहे हैं? आप आतंकवाद की परिभाषा के अंतर्गत फॉल कर रहे थे। मैं लगातार आप सभी लोगों से 3 वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करने के लिए कर रहा हूं। कौन कौन से वर्ड हैं? तो वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो एकता वर्ड, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिकी की बात कर रहा हूं। और यहां पे आपको चौथे नंबर में आर्थिकी भी देखने के लिए मिल रहा है कि आर्थिकी स्थिति को भी अगर आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो भी यही माना जाएगा कि आप आतंकवाद कर रहे हैं, आतंकवाद की तरफ आप जा रहे हैं। 5वें में कर रहा है, भारत सरकार किसी राज्य सरकार या उनकी किसी एजेंसी के किन्हीं अन्य प्रयोजनों के संबंध में भारत या भारत की रक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली या प्रयुक्त की जाने वाली भारत में या विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है तो इसकी आशंका है, तो भी आपको माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं? आप आतंकवाद की परिभाषा के अंतर्गत फॉल कर रहे हैं। साथ ही साथ यहां पे कह रहा है, पहले आपने यहां पे कॉग नंबर के क्लॉज को यहां पर देखने का काम किया था। देखिए मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, यहां पे आपने कौन नंबर के क्लॉज को देखने का काम किया था। अब यहां पे आप देखेंगे ख नंबर के क्लॉज की बात कर रहा है। कह रहा है कि आपराधिक बल का प्रदर्शन या ऐसे करने का प्रयास करके किसी पदाधिकारी की मौत का कारण बनता है या किसी लोक पदाधिकारी की मौत का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, उसका अपहरण करता है और ऐसे व्यक्ति को मारने या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, या भारत सरकार किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या उससे दूर रहने को मजबूर करने के लिए कोई कार्य करता है, तो वो भी आतंकवाद
कार्य माना जाएगा। जो भी आप काम करेंगे इन सभी चीजों के अंतर्गत तो आपको क्या माना जाएगा कि आप कहीं ना कहीं आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इतने विस्तार तरीके से पहली बार भारत में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, जो कि यहां पे आपको पहले ही देखने के लिए मिल रहा था। इस पेपर के लेख में ही लिखा गया था कि अभी तक संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकवाद को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया है। पहली बार परिभाषित करने का काम किसने किया है? तो पहली बार आतंकवाद को परिभाषित करने का काम भारत ने किया है और एक नया कानून बना करके परिभाषित करने का काम किया है। नया कानून क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023, इसी संहिता के अंतर्गत उन्होंने आतंकवाद को परिभाषित किया है। साथ ही साथ उस पर कड़ा से कड़ा सजा का भी प्रावधान रखा है। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से यह भी कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों के पास अभी तक तो हार्ड कॉपी नहीं बल्कि सॉफ्ट कॉपी आप सभी लोगों के पास पहुंच गया होगा और सॉफ्ट कॉपी से आप जा करके भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113 को आप जरूर पढ़िएगा। आपको पढ़ करके और भी बेहतर तरीके से चीजों को समझ के आनंद आएगा। साथियों, ये था एक इंफॉर्मेटिव सेशन जो कि मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया था। प्रत्येक नागरिकों को जानना उसका राइट है और यही जानकारी देने के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार के एक एक टॉपिक्स मैं डेली लेकर के आता रहूंगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।